नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। अर्थशास्त्र में गणित के प्रयोग की सीरीज में एक नया वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट कहाँ होते हैं अर्थशास्त्र में और इनके अवकलज के माध्यम से, डेरिवेटिव्स के माध्यम से किस प्रकार इनका प्रयोग किया जाता है, उन तमाम बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र से संबंधित जो भी परीक्षा होती है उनमें एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, आखिरकार ये मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट होते क्या हैं और किस प्रकार जो अवकलज है उसके माध्यम से इनका प्रयोग किया जाता है। तो आपसे अपील कि वीडियो के अंत तक बने रहे, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना। प्रत्येक बिंदु को हम बड़ी गहराई से आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे वो हम जानें। सबसे पहले हम देखेंगे जो अधिकतम और न्यूनतम बिंदु कौन सा होता है, कहाँ कहाँ शास्त्र में प्राप्त होता है और उसको अवकलज के माध्यम से, डेरिवेटिव्स के माध्यम से किस प्रकार से प्राप्त करते हैं और होता क्या है ये अधिकतम बिंदु और न्यूनतम बिंदु, अर्थशास्त्र में इसका क्या रोल है उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम प्रथम क्रम के अवकलज यानी फर्स्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव्स है वो क्या होते हैं और इन्हें शून्य के बराबर क्यों रखते हैं। आगे हम देखेंगे कि प्रथम क्रम के अवकलज क्या होते हैं, किस प्रकार इनको प्राप्त किया जाता है और अर्थशास्त्र में इनका कहाँ प्रयोग होता है उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम इसमें देखेंगे द्वितीय क्रम के अवकलज यानी सेकंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव है वो क्या होते हैं और इनका भी अर्थशास्त्र में क्यों प्रयोग किया जाता है उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ हमें ये कैसे पता चलेगा कि अभी जो अधिकतम करण का, मैक्सिमाइज का या न्यूनतम करण यानी मिनिमाइज का बिंदु है निकलता है और किस में निकलता है उसका भी हम इस आज के वीडियो में, और इन सभी का अर्थशास्त्र में कहाँ प्रयोग होता है और साथ ही प्रश्नों के माध्यम से एक शानदार स्पष्टीकरण आज इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। पुनः आपसे अपील कि बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना है और जिन साथियों ने अवकलन के नियम का जो वीडियो नहीं देखा है वो आवश्यक रूप से देखिएगा, क्योंकि उसको देखने के पश्चात ही ये आज का वीडियो एक ज़्यादा बेहद अच्छे तरीके से हमें समझ में आएगा। चलते हैं, सबसे पहले हम बात करें, एक फलन हमने लिया है y फलन x। यहाँ जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया कि x है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हिंदी में स्वतंत्र चर कहा जाता है, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हम आश्रित चर कहते हैं। यहाँ x में परिवर्तन किया जाता है जिसका प्रभाव y पर देखने को मिलता है। जो प्रथम क्रम का जो अवकलज है उसका नियम क्या है, चाहे हमें अधिकतम बिंदु प्राप्त करना है चाहे हमें न्यूनतम बिंदु प्राप्त करना है, दोनों ही स्थितियों में जो स्वतंत्र चर है उसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है और उसका प्रभाव जो आश्रित चर है उस पर देखा जाता है। जैसा कि हम अधिकांशतः मांग फलन के नियम का प्रयोग करते हैं, मांग फलन का प्रयोग करते हैं जिसमें हम देखते हैं कीमत का प्रभाव मांग मात्रा पर देखते हैं। तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, ये अवकलन रूप है। जैसा कि अवकलन के रूल में इसको बड़े विस्तृत रूप से हमने इसको देखा है, जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखा वो आवश्यक रूप से देखिएगा। और मिनिमम अगर बिंदु, मिनिमम पॉइंट भी हमें प्राप्त करना है उसको भी हमने डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा है। साथियों, चाहे अधिकतम का बिंदु हो चाहे न्यूनतम का बिंदु हो, दोनों को ही जीरो के बराबर हमने रखा है। फिलहाल आप ये मत सोचिए कि ये अधिकतम का बिंदु कौन सा है, न्यूनतम का बिंदु कौन सा है, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स ये तो हमें पता है अवकलन है और इसको जीरो के बराबर ले रहे हैं। तो इसको जीरो के बराबर क्यों ले रहे हैं इस बात पर मत जाइएगा, एक बार बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। फिलहाल आपको ये ध्यान में रखना है कि आपसे अगर कोई अधिकतम करण का बिंदु अधिकतम कहाँ होगा, किस यूनिट पर होगा वो बात पूछे, या न्यूनतम किस यूनिट पर होगा वो बात पूछे, तो उसका प्रथम क्रम का अवकलज है वो शून्य के बराबर लेना है। अब शून्य के बराबर क्यों लेना है उसके आगे हम चर्चा करेंगे। फिर हम बात करें सेकंड ऑर्डर का जो डेरिवेशन होता है उसका देखें तो द्वितीय अवकलज है वो क्या होता है। अगर हमें अधिकतमकरण करना है तो ऊपर जो हमने अवकलन किया है प्रथम क्रम का उसका दोबारा अवकलन करना है और वो क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। जबकि मिनिमम पॉइंट हमें प्राप्त करना है तब ये द्वितीय क्रम का अवकलन है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए यानी पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है जिसमें हम देख रहे हैं कि एक्स के सापेक्ष दोबारा अवकलन कर रहे हैं, दोबारा परिवर्तन को देख रहे हैं। अधिकतम बिंदु प्राप्त करने में ये नेगेटिव प्राप्त होगा, जबकि हम न्यूनतमकरण कर रहे हैं, मिनिमाइजेशन कर रहे हैं तब ये ग्रेटर देन जीरो होगा। दोनों उल्टे हैं, ध्यान में रखना, ऋणात्मक और धनात्मक। अब हमें यहाँ ऋणात्मक क्यों रखा जा रहा है और द्वितीय क्रम के अवकलज की आवश्यकता क्यों पड़ी है उसको भी हम समझेंगे। एक एक प्रश्न के डाउट आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं।
घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल बड़ी शानदार तरीके से हम इसको समझेंगे। फिलहाल आप ये जानिएगा कि प्रथम क्रम का अवकलज क्या होता है, द्वितीय क्रम का अवकलज क्या होता है। प्रथम क्रम के अवकलज में चाहे हम अधिकतम करण निकाल रहे हैं चाहे न्यूनतम करण निकाल रहे हैं तब उसको जीरो के बराबर लेते हैं। द्वितीय क्रम के अवकलन में हम इसे अगर अधिकतम करण कर रहे हैं तो नेगेटिव आना चाहिए मान, और अगर न्यूनतम करण मिनिमाइजेशन कर रहे हैं तब वो पॉजिटिव आना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या होगा उसकी भी हम चर्चा करेंगे। चलते हैं आगे। यहाँ आप देखिएगा, थोड़ा डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, फिर मैथमेटिकल अप्रोच के माध्यम से इसको समझेंगे। पहली स्थिति देखिएगा। पहली स्थिति साथियों आप देखोगे, ये जो हमारा वक्र है वो पहले बढ़ रहा है, फिर एक बिंदु है जो टी पॉइंट यहाँ दिखाई दे रहा है, उसके बाद गिरने लग गया, घटने लग गया। अर्थशास्त्र में अधिकांशतः स्थिति हम देखते हैं जैसे लाभ अधिकतमकरण करते हैं, उपयोगिता अधिकतमकरण करते हैं, है ना। लाभ को अधिकतम करने की एक फर्म के द्वारा चेष्टा रहती है, वो अपेक्षा रखता है, और जैसे एक उपभोक्ता है वो उपयोगिता को अधिकतम करने की रखता है। तो ये स्थिति ऊपर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये जो उल्टा यू आकार का है वो ये बता रहा है कि प्रारंभ में ऊपर बढ़ रहा है, एक पॉइंट मैक्सिमम हुआ, उसके बाद घटने लग गया। दूसरी स्थिति देखें जो यू आकार का है, उसमें हम देखें कि एक बार घट रहा है, मिनिमम पॉइंट आया जो आर पॉइंट द्वारा यहाँ दर्शाया जा रहा है, उसके बाद ऊपर बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति ये तब होती है जब हम लागत को, कॉस्ट को मिनिमम करते हैं। तो साथियों जब प्रश्न हमारे सामने रहेगा तो हमें इस बात का पता रहेगा कि लागत के बारे में पूछा जा रहा है, जैसे औसत लागत एवरेज कॉस्ट है वो कहाँ न्यूनतम होगी। इसका मतलब हम हमेशा देखते हैं कि लागत को, कॉस्ट को हम न्यूनतम करते हैं, मिनिमाइजेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन जब इक्वेशन दी हो, जब हमारे सामने कोई समीकरण हो, तब ऐसी स्थिति में यहाँ तो डायग्राम को देखकर हमें पता चल गया कि भाई ये तो अधिकतमकरण का प्राप्त करेंगे और ये न्यूनतमकरण करेंगे, है ना। लागत क्योंकि डायग्राम को देखकर पता चल रहा है। जब कई बार इक्वेशन हमारे सामने हो, जैसे y बराबर इस प्रकार से हो, तो हमें ऐसी स्थिति में कैसे पता चलेगा कि ये लाभ अधिकतमकरण का बिंदु पूछ रहा है या लागत न्यूनतमकरण का बिंदु पूछ रहा है। और आश्चर्य की बात ये होती है जब हम प्रथम क्रम के अवकलज प्राप्त करते हैं, चाहे हम अधिकतम बिंदु प्राप्त कर रहे हैं चाहे हम न्यूनतम बिंदु प्राप्त कर रहे हैं, दोनों को ही जीरो के बराबर ले रहे हैं, अर्थात दोनों स्थिति है। तो यहाँ बड़ा एक तरह से एक ऐसी स्थिति हो जाती है, हम कैसे पहचानें कि ये लाभ अधिकतमकरण या अधिकतमकरण की बात कर रहा है या लागत न्यूनतमकरण की बात कर रहा है। बड़ा आसान तरीके से हम पहचान पाएंगे, जिसको आगे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप देखिएगा कि यहाँ स्थिति आप देखो, ये तो बात समझ में आ गई कि अगर ये टी पॉइंट है, अब ये देखिए इस टी पॉइंट यानी डायग्राम में आप देखिएगा हम यहाँ x की वह मात्रा जहाँ वो अधिकतम हो और टी पॉइंट पर अधिकतम है, और टी पॉइंट पर अगर इसकी स्लोप की बात करें तो बिल्कुल ये नीचे वाले जो आधार अक्ष है, जो अक्ष है उसके बिल्कुल समानांतर है, पैरेलल है। इसका मतलब इसका जो स्लोप होगा वो उसकी ढाल क्या होगा, वो होगा 0 के बराबर। इसलिए और इधर वाले डायग्राम में देखिए इसका न्यूनतम पॉइंट जो आर पर है, अगर उस पर भी अगर इसकी स्लोप की बात करें तो बिल्कुल इस एक्स अक्ष के समानांतर है। इसका मतलब यहाँ जो अवकलज ले रहे हैं हम, जो अवकलन कर रहे हैं, जो डेरिवेशन कर रहे हैं, तो वो यहाँ 0 के बराबर लेते हैं। तो पहली बात तो ये समझ में आ गई कि प्रथम क्रम की जो अवकलज है उसका हम 0 के बराबर क्यों लेते हैं, चाहे वो अधिकतमकरण का बिंदु हो चाहे न्यूनतमकरण का बिंदु हो, वो एक टर्निंग पॉइंट होता है। वहाँ जाकर अगर उसकी स्लोप की बात करें तो वो कितना होता है, उसका स्लोप ढाल है वो 0 होता है। इसलिए वह बिंदु अगर पहले स्थिति की देखें तो वह मात्रा जहाँ वो अधिकतम हो, और दूसरी स्थिति देखें कि वह मात्रा जहाँ वो न्यूनतम हो। ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन यहाँ देखिएगा कि यहाँ तो पहले तो ये बढ़ रहा था, उसके बाद ये घट रहा है। यहाँ पहले ये कम हो रहा है, उसके बाद यहाँ से ये बढ़ रहा है। अब हमें सीधी इक्वेशन दे रखी है dy/dx रख के x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। यहाँ x की इस वैल्यू पर आगे हम मैथमेटिकल तरीके से न्यूमेरिकल के माध्यम से उसको समझेंगे भी, लेकिन यहाँ हम dy/dx लेके 0 के बराबर लेकर उसकी मान निकाल लें। परंतु हमें पता कैसे चलेगा कि ये अधिकतमकरण की बात कर रहा है या न्यूनतमकरण की बात कर रहा है। फिलहाल आप देखिएगा कि जब
अधिकतमकरण होता है तो प्रारंभ में धनात्मक होता है, उसके बाद घटने लगता है। न्यूनतमकरण की बात करें तो लागत पहले घटने लगती है और एक बिंदु पर न्यूनतम होकर वापस बढ़ने लगती है। यहाँ तक इस डायग्राम को समझ लीजिएगा। अधिकतमकरण पर भी स्लोप शून्य होता है और न्यूनतमकरण के उस बिंदु पर भी स्लोप शून्य होता है। यहाँ तक आप समझिएगा। उसके बाद हम बात करें, पहले हमारी ये समस्या है जब हमें कोई बिंदु मिलता है जहां हम dy/dx बराबर शून्य रखते हैं। इसका मतलब हमने क्या देखा, उस बिंदु पर ढलान है, स्लोप है, वो क्या है, शून्य है। इसका मतलब क्या है, वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। यहाँ तक बात हमने समझ ली। इस प्रकार हम ये देखें कि आवश्यक शर्त क्या हुई, चाहे मैक्सिमाइजेशन करें चाहे मिनिमाइजेशन करें, दोनों ही स्थितियों में अवकलन शून्य के बराबर लेते हैं। और शून्य के बराबर क्यों लेते हैं कि उसकी स्पर्श रेखा है वो एक्स अक्ष के समानांतर होती है ना, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होती है, और उसका स्लोप क्या होता है, बिल्कुल शून्य होता है। दोबारा डायग्राम वो कब आप देख लीजिएगा। टी पॉइंट की बात कर लो चाहे आर पॉइंट की बात कर लो, दोनों पर ही स्लोप क्या है, शून्य। अभी हम प्रथम क्रम की शर्त की बात कर रहे हैं, लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ होता है समझ लीजिए, बड़ी गहरी बात है साथियों, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है ना। ये मैक्सिमा हो सकता है या मिनिमम भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों को dy/dx दोनों ही शून्य के बराबर ले रहे हैं। हमें ये तो डायग्राम दे रखा है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो डायग्राम नहीं दिया होता है। ऐसी स्थिति में हम पहचाने कैसे? इसलिए उसको पहचानने के लिए जो सेकंड ऑर्डर है, जो द्वितीय क्रम के जो अवकलज है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ जो हम प्रथम क्रम की बात करी वो केवल उस टर्निंग पॉइंट पर बताता है कि इस पॉइंट पर वो अधिकतम हुआ और इस पॉइंट पर वो न्यूनतम हुआ। यानी जब हम अधिकतमकरण की बात कर रहे हैं तो प्रारंभ में वो अधिकतम होते हुए एक बिंदु पर मैक्सिमम होते हुए वापस गिरने लगता है, और मिनिमम की बात करें तो वो प्रारंभ में घटता है और एक बिंदु पर न्यूनतम मिनिमम होकर वापस बढ़ने लगता है। प्रथम क्रम का काम यही है, वो बताता है कि ये भाई ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ जाकर उसका स्लोप क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी लेकिन ये नहीं बताएगा कि उसके बाद वो ऊपर मुड़ेगा या नीचे मुड़ेगा। जैसे कि यहाँ आप देखिएगा कि जैसे ये कोई डायग्राम है, वो तो ये पॉइंट बता दिया कि भाई ये यहाँ ये पॉइंट है और इस पॉइंट पर इस मात्रा पर वो dy/dx बराबर शून्य के बराबर, इस जब हम इक्वेशन करेंगे तो x का कोई वैल्यू हमें प्राप्त होगा। जैसे x बराबर 5 हुई तो x बराबर 5 की वो स्थिति बताएगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि वो अधिकतमकरण का बिंदु पूछा है या न्यूनतमकरण का बिंदु पूछा है? जब लागत दी हुई हो, तो जब ऐसे इक्वेशन ये दे रखी हो, AC बराबर दे रखा हो, है ना, AC यानी औसत लागत वगैरह बराबर, तो हमें ये पता चल रहा है कि भाई औसत लागत, ये लागत के बारे में बात कर रहा है। जब लागत के बारे में बात कर रहा है इसका मतलब लागत हमेशा क्या करते हैं, हम न्यूनतम करते हैं। लेकिन इक्वेशन इस प्रकार हो, y बराबर x² 2x प्लस x इस प्रकार हो, तब हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें द्वितीय क्रम की आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब d²y/dx स्क्वायर यानी द्वितीय क्रम का अवकलन हमें करना पड़ता है। इसलिए जो द्वितीय क्रम का वो ये बताता है कि ढलान बदलेगा, ढलान पहले माइनस हो रहा है फिर बढ़ रहा है या घट रहा है। अब इसको समझेंगे आगे, हम इसकी एक एक बिंदु के माध्यम से इसकी चर्चा करते हैं। पहली स्थिति देखिएगा, पहली स्थिति क्या है, डायग्राम में देखिएगा कि केस स्थिति d²y/dx² यानी द्वितीय क्रम का अवकलन ऋणात्मक हो रहा है, लेस देन जीरो ले रहे हैं। लेस देन जीरो का मतलब हुआ कि वो आगे क्या होगा, ऋणात्मक होगा, कम होगा, यानी स्लोप घट रहा है। पहले वो धनात्मक था फिर शून्य हुआ और फिर क्या हुआ, घट रहा है। तो अधिकतमकरण में क्या होगा, इस टर्निंग पॉइंट के बाद वो क्या हो रहा है, नीचे घट रहा है, यानी वो क्या बता रहा है कि स्लोप बाद में क्या होगा, घट रहा है। और जब हमें द्वितीय क्रम का अवकलन करते हैं, किसी इक्वेशन के माध्यम से दोबारा अवकलन करते हैं और अगर वो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ है, वो मात्रा हमारी प्राप्त हुई है, x की जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई है वो अधिकतमकरण की है। वो हो सकता है लाभ अधिकतम की मात्रा आ गई है या उपयोगिता अधिकतमकरण की मात्रा आ गई है। और केस जो दूसरी स्थिति है जिसमें ये ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट के बाद वो स्लोप क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब पहले वो ऋणात्मक थी फिर शून्य हुई फिर वापस बढ़ रही है, यानी वो यू आकार का है। और ऐसी स्थिति में हमें जो अवकलन करने पर dy/dx बराबर 0 लेकर जो वैल्यू हमने x की निकाली है, वो वैल्यू ये बताएगी कि वो न्यूनतमकरण की है, जैसे हम लागत को न्यूनतम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों आपको समझ में आ गई बात है कि प्रथम क्रम की जो अवकलन करते हैं उसके माध्यम से तो हमें उस
की वैल्यू निकालते हैं और वो वैल्यू हमें या तो न्यूनतम की प्राप्त होगी या अधिकतम की प्राप्त होती है, परंतु हमें ये पता कैसे चलेगा, उसके लिए हम द्वितीय क्रम का अवकलन करते हैं। और जब द्वितीय क्रम के अवकलन में वो लेस देन जीरो हमें प्राप्त हो रहा है, ऋणात्मक मान प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब वो अधिकतम करण का मान है। और अगर वो ग्रेटर देन जीरो प्राप्त हो रहा है, धनात्मक प्राप्त हो रहा है, तो वो मिनिमम का, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं डायग्राम में, देख लो, डायग्राम बना के देख लेना कि इसके बाद वो क्या होगा, घटेगा नहीं, ऋणात्मक होगा, घट रहा है तो वो किसका होगा, मैक्सिमम का होगा। और इस पॉइंट के बाद वो अधिकतम हो रहा है, इसका मतलब वो किसका होगा, मिनिमम का होगा। डायग्राम के माध्यम से देखिएगा, अब तक हमने जो समझा कि दो स्थितियाँ हो सकती है, ये अधिकतम करण की, ये न्यूनतम करण की। प्रथम क्रम की जो शर्त है वो हम ये देखते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जीरो और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जीरो। अधिकतम करण करना है तो भी हम प्रथम क्रम के अवकलन में अवकलन करने के बाद जीरो के बराबर रखकर जो एक्स की वैल्यू आ रही है, यहाँ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू आ रही है उसको प्राप्त करेंगे और यहाँ भी वो प्राप्त करेंगे। ये वाली वैल्यू तो ये बताएगी कि इस बिंदु पर यहाँ ये अधिकतम है और यहाँ ये न्यूनतम है। जबकि जो द्वितीय क्रम की जो शर्त है उसके द्वारा दोबारा इसका अवकलन करते हैं, अगर वो नेगेटिव है, इसका मतलब वो क्या हो रहा है कि जो स्लोप है पहले बढ़कर फिर क्या होने लग गया, घटने लग गया। इसका मतलब ये कौन सा बिंदु बता रहा है, अधिकतम करण का बता रहा है। और अगर वो धनात्मक है, पॉजिटिव है, इसका मतलब वो हम यहाँ देखेंगे घटकर वापस क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया, इसका मतलब स्लोप बढ़ रहा है और वो मिनिमाइजेशन का है। यहाँ तक इसको हमने समझा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। न्यूमेरिकल के माध्यम से भी हम इसको समझेंगे किस प्रकार से इसका है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखने वाली ये है कि फर्स्ट ऑर्डर का जो अवकलज है उसका स्लोप, ये स्लोप बता रहा है ना कि पहले अधिकतम होता है, फिर एक पॉइंट पर मैक्सिमम होकर फिर क्या करने लग जाता है, घटने लग जाता है। और न्यूनतम करण की दूसरा स्थिति कौन सी है, न्यूनतम करण में हमने ये क्या देखा कि वो पहले घटता है, उसके बाद न्यूनतम होने के बाद में वो वापस ऊपर बढ़ता है, ठीक है ना। तो ये हमें द्वितीय क्रम के अवकलन के माध्यम से इसको प्राप्त करते हैं। तो ये अब तक हमने इसको समझा है। यहाँ हम देखें इसका कि अर्थशास्त्र में अधिकतम करण कहाँ प्रयोग किया जाता है, न्यूनतम करण कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो हम ये देखते हैं लाभ अधिकतम करण का बिंदु हमें प्राप्त करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि फर्म है वो अपने लाभ को अधिकतम करना चाहते हैं और लाभ अधिकतम करण की शर्त कहाँ है, जहाँ सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर होती है, यानी मार्जिनल रेवेन्यू है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होती है, वहाँ अधिकतम करण का बिंदु प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ इस माध्यम से हम इसको प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार हम उपयोगिता अधिकतम करण करते हैं और उपयोगिता अधिकतम करण में आपको पता है उपभोक्ता कहाँ अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा, वहाँ जहाँ सीमांत उपयोगिता और वस्तु की कीमत का अनुपात है वो क्या होगा, बराबर होगा, जैसा कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन पी वाई है। आगे इसको हम गणितीय मेथड के माध्यम से, न्यूमेरिकल के माध्यम से इसको समझेंगे। फिलहाल आप देखिएगा इस प्रकार से। तो आपको लाभ अधिकतम करण ये पूछा जाए, कोई पाई बराबर पाई, यहाँ हम लाभ को ले रहे हैं, लाभ बराबर दे रखी है कोई इक्वेशन, और आपसे पूछा जाए कि कहाँ लाभ अधिकतम करण प्राप्त होगा, तो आपको क्या करना है, उसका अवकलन करना है। और अवकलन को करने के लिए, अवकलन करने के बाद उसको किसके बराबर लेना है, जीरो के बराबर लेना है। हम गणितीय उदाहरण के द्वारा भी इसको समझेंगे। दूसरा हम देखिए मिनिमम कहाँ कौन सा होता है, न्यूनतम करण कहाँ करते हैं, मिनिमाइज कहाँ करते हैं। हमने ये देखा जहाँ लागत हमें न्यूनतम करनी पड़ती है, क्योंकि फर्म है वो अपने लागत है, अपनी जो कॉस्ट है उसको कम से कम करना चाहती है, वो अपनी जोखिम है उसको कम से कम करना चाहती है। तो इस प्रकार हम जब लाभ अधिकतम करण करते हैं या लागत न्यूनतम करण करते हैं, दोनों स्थितियों में हम उसका प्रथम क्रम का अवकलन करके उसके जीरो के बराबर करते हैं। और द्वितीय क्रम की जो अवकलज है उसके माध्यम से ये पता चलता है कि ये अधिकतम करण का बिंदु है या न्यूनतम करण का बिंदु है। तो अब तक हमने इसको ये देखा है और कि कहाँ ये प्रयोग किया जाता है। अगला इसका नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम जो प्रश्न इसके अंदर शामिल करेंगे और हम उन प्रश्नों में बात करेंगे लागत कहाँ न्यूनतम करण किस प्रकार से गणितीय न्यूमेरिकल के माध्यम से किस प्रकार से उसको प्राप्त करते हैं और अधिकतम करण का बिंदु किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। फिलहाल आप यहाँ आज की वीडियो के अंदर ये जानिए कि प्रथम क्रम का कहाँ उपयोग होता है, द्वितीय क्रम क्या बताना चाहता है, और गणितीय सवालों के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में आवश्यक रूप से दर्ज कीजिएगा, और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।